coaching, the role of whereas the role of the coach is very less as compared to the teaching. How it is possible? Like, just I'll give you the example. So here, like, so for example, this is like one pyramid I'm just making. In this, what happened? The involvement of the teacher is like very high in this aspect. And here in the coaching, what happened? The involvement is very less. In both the process, the teacher gives the idea how the things to learn and give the experience to the student so that student can understand. So basically, what happened whenever we talk about this, we must understand the teaching aspect. In teaching aspect, the role of the teacher is more. They have to put more efforts so that they can learn easily. This is basically an experience-based thing. The teacher just tried to give some experience to the students. And what happened while this, the teacher giving the experience and the students are learning that thing. So if we just define the teaching in simpler manner, like attending the people's need, whatever the need. अब देखिए यहाँ पर आपके पास बच्चे क्या आ रहे हैं, बच्चे क्या चाह क्या रहे हैं, तो वो आपको देना है. That attend the needs of the student. Student की need क्या है, number one. Then experience and the feelings, जो उनकी experience है, जो feelings है, वो उसमें आपको उसमें एक उनका जो लेवल है वो इंक्रीज करना है. ऐसा नहीं, मे बी वो जानते हैं रनिंग करना जानते हैं, पर व्हाट इज द राइट मैनर ऑफ द रनिंग. दे नो हाउ टू थ्रो द बॉल, बट व्हाट इज द राइट मेथड ऑफ थ्रोइंग द बॉल. तो ये यहाँ पर आपका एक प्रोसेस चालू हो जाता है. यानी आप पहले तो उनकी नीड्स पे काम करते हैं, देन यू वर्क ऑन द देयर एक्सपीरियंस, और उनकी जो फीलिंग्स है उसके ऊपर आप लोग चालू करते हैं. अब इसमें होता क्या है, इंटरवेनिंग सो दैट दे लर्न पर्टिकुलर थिंग्स. अब वो कैसे पर्टिकुलर थिंग्स को लर्न कर सकते हैं, लाइक अगर हम इसे फोकस करें कि जो एक पर्टिकुलर, अगर हम जंप शूट हाई उनको सिखा रहे हैं, इफ वी आर टीचिंग अ जंप शूट हाई, तो उसका एक प्रोसेस है. उनकी नीड है, सर आई जस्ट वांट टू लर्न अ जंप शूट हाई और फॉल शॉट. तो वो उनकी आपको जो डिमांड है, जो उनकी नीड है, वहां पर आप उनको ये सारी चीजें लेके बताते हैं. अब इसमें एस्पेक्ट क्या होता है कि एक एक स्टेप से चालू किया जाता है. बिगिनिंग विद द अप्रोच रन. आप अप्रोच रन करेंगे, व्हाट इज द टेक ऑफ लेग, नेक्स्ट स्टेप इज टेक ऑफ, देन यू मूव टुवर्ड्स द फ्लाइट फेज, देन वी मूव टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन. अब हमारा यहाँ पर जो होता है वो बात आती है एग्जीक्यूशन फेज की. तो ये हमने 4 पार्ट्स में उनको बता दिया, उनको 4 पार्ट्स में टीच किया. नाउ द टीचिंग इज लाइक दैट, वी जस्ट ब्रेक द फेजेस. हमने उसमें ब्रेक कर दिए, फेजेस को ब्रेक कर दिए. अब उससे हुआ क्या, व्हाट हैपेंड इन द टीचिंग. अब बच्चे जो होंगे ये दे एंजॉय अ लॉट, दे अंडरस्टैंड द टेक्निक. Just dividing the technique into different phases, they are able to perform that technique. But in the coaching scenario, what happens if you are coaching the international team, you are taking the camp of the state team or senior national team or something like national team. What happens in that scenario? You are also teaching the jump shoot high, but not in the phase-wise manner. You are teaching them. You are teaching the coaching. You are giving a coaching. You are also dealing in the same aspect. But here you are not bifurcate the technique. आप क्या कर रहे हैं, टेक्निक्स को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो वहां पर जो लेवल है जो प्लेयर्स का,
वो क्या है, वो ऑलरेडी वहां पर एक लेवल पर हैं, दे नो हाउ टू परफॉर्म द जंप शूट हाई। उनको जरूरत नहीं है कि आप वहां पर उनको बताएं कि कैसे जंप शूट हाई परफॉर्म किया जाता है, दे नो। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन टू यूज जंप शूट हाई, व्हाई टू यूज जंप शूट हाई। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हट गया ना, कौन सा क्वेश्चन हटा, क्वेश्चन मार्क क्या हट गया, हाउ टू यूज जंप शूट हाई। अभी हाउ नहीं है, कैसे नहीं करा जाएगा, मतलब कैसे, वो पता है बच्चों को। वो वहां पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो सीनियर नेशनल के मैच के लिए खेलने जाएंगे, उनको पता है जंप शूट हाई। पर क्वेश्चन अब यहाँ पर क्या आ जा रहा है, व्हेन टू यूज एंड व्हाई टू यूज। व्हाई और व्हेन पर अब आ जाते हैं, हाउ हट जाता है। पर अभी जब आपके पास टीचिंग में होते हैं तो बच्चे पूछते हैं हाउ, सर कैसे कैसे करते हैं, देन दिस थिंग स्टार्ट। तो दिस इज जनरली लोग क्या सोचते हैं, व्हाट हैपन मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम, बच्चों को ये बच्चे सर हम कोचिंग करने जा रहे हैं, ओके कोचिंग इज गुड थिंग, कोचिंग बिल्कुल ठीक है, कोचिंग बोला जाता है उसमें, पर इन कोचिंग देयर इज ऑल्सो टीचिंग। तो यहाँ पे टीचिंग और कोचिंग का दोनों का कॉम्बिनेशन से ही ये हमारी साथ में चलती है। तो अब अगर हम कोचिंग बेसिकली करते क्या है, तो कोचिंग में एक बार किसी ने अभी क्वेश्चन भी पूछा था, तो मैंने कहा था उनका एक डिजायर्ड स्पेसिफिक गोल होता है, एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोच टू टेक दैट पर्सन टू देयर टू अचीव देयर डिजायर्ड गोल। नाउ दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोच, कोच की जिम्मेदारी होती है सो दैट दे कैन, वो वहां पर क्या कर सके, वो अपने डिजायर्ड गोल है उसको अचीव कर सके। अब इसमें होता है कि अगर हम सिंपली एक सिंपलर मैनर में बात करें, तो इट improves the performance of an individual in a singular aspect, and अगर हम इसे plural aspect में देखें, in overall in a team level, just improving the performance. So अभी आपने देखा कि बेसिकली टीचिंग क्या होता है कि वी आर जस्ट डीलिंग इन द लर्निंग एस्पेक्ट, लर्न कर रहे हैं, दे हैविंग एक्सपीरियंस एंड दे बिकम अ बेटर। और कोचिंग में क्या कर रहे हैं, दे आर इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ द कोच। तो ये एक ब्रॉडर सेंस की बात होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई बहुत सारे लोग हमेशा मैं इस बात पे रहते हैं कि हम जंप शूट हाई ट्रेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जंप शूट हाई, तो बच्चों को क्या करते हैं, दे डायरेक्टली स्टार्ट विद द जंप शूट हाई ट्रेनिंग विदाउट ब्रेकिंग द फेजेस ऑफ द टेक्निक को ब्रेक नहीं करते। और होता क्या है, दे डोंट नो व्हाट इज अप्रोच रन, they don't know what is the advantage of the takeoff, they don't know, student don't know what is the importance of the flight phase में क्या क्या कर सकते हैं, there is still 3 or 4 variation in the flight phase. The player can release the ball at the top of the height, at the top of the reach of the jump. In descending, when the player descend, जब वो नीचे आ रहा होता है, at that time they can throw the ball, and before landing, so there so many variations are there in the flight phase. अभी बच्चों को ये नहीं पता when to use this aspect. अब होता है क्या कि आपने सब कुछ बता दिया, execution they know how to execute the ball, okay very good, but they don't know what is the importance of the follow through का क्या importance है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब टीचिंग जब चालू हुई थी, तब उसमें क्या किया कि उन्होंने ओवरऑल जो टेक्निक थी उसको ओवरऑल कंबाइन कर दिया और उसको ब्रेक नहीं किया। तो दे डोंट नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अप्रोच रन। अप्रोच रन से क्या फायदा मिलेगा, अगर हम अप्रोच रन कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग द मोमेंटम। एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसे फर्स्ट क्लास में, जब हमारा डिस्कशन हुआ था तो somebody just asked what is momentum, तो I just told them कि momentum is basically mass into velocity. तो मास आपका और वेलोसिटी जब होता है तो यू गेन द मोमेंटम। तो आपको अगर इफ यू नीड अ गुड मोमेंटम देन यू रिक्वायर्ड अ गुड अप्रोच रन। तो वहां पर आपने उसको बताना चालू किया ना, यू स्टार्ट बिगिनिंग द टीच टीपी की पोजीशन क्या होती है, टीपी को कैसे खेलना है, व्हाट इज जंप शॉट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जंप बॉल शॉट, उसको कैसे हम ब्रेक करना है। नाउ दिस द होल स्टोरी कम्स अंडर दिस
teaching part. And the role of the teacher is very high, बहुत ज्यादा होता है as compared to other. अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इन कोचिंग एस्पेक्ट में हमारा क्या होता है, द रोल ऑफ द टीचर इज लेस एज कंपेयर टू टीचिंग. पर ये नहीं होता कि वो नहीं है. अब वहां पर क्या हो जाते हैं, उनके पास अलग ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं. दे हैव टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम. अब उनको वहां पर उस परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं. तो आई एम जस्ट टचिंग दिस टॉपिक. व्हाई? because this is very much related to today's topic, that is learning by doing methodology, and how we just apply this methodology in a real scenario to our students. So each and every student or a child is यूनिक इन नेचर, इजंट इट? आप मानते हैं कि नहीं मानते? सब होते हैं कि नहीं होते? यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है. सब अपने आप में एक कुछ लेके आते हैं, सबके पास एक अपना टैलेंट होता है. दे हैविंग अ ग्रेट टैलेंट. सबके पास टैलेंट है, एवरीबॉडी हैव अ टैलेंट. तो जब वो आपके पास आते हैं तो उस टैलेंट को आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से वो निकालते हैं, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर. That is responsibility of physical education teacher, coaches, और उसको उस लेवल पर लेके जाना, this is the responsibility. Because afterwards the teacher or the coach becomes the mentor of the child. He becomes the facilitator. अब उसका वो वहां पर वो सारी अच्छे तरीके से उसका वो ख्याल रखते हैं, ये उसकी जिम्मेदारी होती है. अब यहाँ पर जब होता क्या है कि हम ये कैसे करेंगे, ये सारी चीजें जब आ रही हैं, कोचेस, जब आपके पास एथलीट आता है, प्लेयर आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिकॉग्नाइज द लेवल ऑफ प्ले. यानी अब यहाँ पर बात आती है, व्हाट इज द लेवल ऑफ द प्ले. अब लेवल ऑफ प्ले की जब बात हो रही होती है तो उसके पास हम देखते हैं कि वेदर ही हैविंग अ फिजिकल कैपेसिटी, देयर कैपेसिटीज आर देयर, क्या उसके पास वो कैपेसिटीज हैं. सबसे पहले असेसमेंट चालू करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द असेसमेंट. आपने क्या वो असेसमेंट किया? अब वो असेसमेंट कहां से शुरू होता है? तो देन वी हैव टू थिंक अबाउट द फिजिकल कैपेसिटीज. तो हमारा जो एस्पेक्ट चालू होता है, ये स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी. उसका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये आपको दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिगिन विद द बॉडी कॉम्पोजिशन, यानी बॉडी का उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हाइट कैसा है, बॉडी वेट क्या है, ये सारे एस्पेक्ट्स पे आप चालू करते हैं. दिस इज वन. देन यू मूव टुवर्ड्स द सेकंड एस्पेक्ट, दैट इज मोटर एबिलिटीज, दैट इज वी कॉल्ड द कंडीशनिंग. कंडीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास उसके पास क्या कैपेसिटीज हैं, उसकी फिजिकल कैपेसिटी कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, एंड्योरेंस अच्छा है, नहीं है तो हाउ वी कैन इम्प्रूव दैट थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, स्पीड क्या है. तो यहाँ से आपका असेसमेंट चालू हो जाता है, उसका लेवल पहले जज करते हैं. फिर आप उसके बाद क्या देखते हैं, यू स्टार्ट चेकिंग द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. आपकी कोऑर्डिनेटिव उसकी एबिलिटीज कैसी हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यही सारी चीजें है, कैचिंग, पासिंग, ये सारी चीजें आपको उसको जज करना पड़ता है. उसकी फिजिकल कैपेसिटीज को आपको चेक करना पड़ेगा. ये सारा सब कुछ हो गया, आपने देखा, बॉडी कॉम्पोजिशन देख लिया, सारा चीज देख लिया. देन यू जस्ट गो फॉर द टैक्टिक्स पार्ट. आपने टैक्टिक्स देख लिया, टेक्निक देख लिया. अब उसका टैक्टिक्स का जो लेवल है वो क्या है, और उसका जिसको बोलते हैं ना कि कैपेसिटी क्या है टू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, ये यहाँ पर आती है. एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू मूव टुवर्ड्स द दिस पार्ट. दिस इज कॉल्ड द पर्सनैलिटी. ये पर्सनैलिटी क्यों आवश्यकता है, इतना बड़ा सर्कल में पर्सनैलिटी क्यों देखने की जरूरत है, हमें क्यों जरूरत है पर्सनैलिटी देखने की? कोई बताएगा? हमने सारे एस्पेक्ट देखे, ये पर्सनैलिटी की क्या जरूरत है? हेलो. हाँ जी, हाँ Yes. सर पर्सनैलिटी में सर सब कुछ आ जाता है सर, हर एक प्लेयर की सर, उसकी गुड फिजिक, उसके सर इमोशनल एंड बोलने का तरीका,
सो सर ओवरऑल पर्सनैलिटी अगर अगर किसी भी प्लेयर की अच्छी होगी तो वो उतना ही अच्छा अपने गेम और गोल को अचीव करने में ज्यादा सही रहेगा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आप लोगों से सभी से एक क्वेश्चन है। एक आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपके पास जूनियर इंटरनेशनल प्लेयर आता है आपके, पर वो पंक्चुअल नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करता है, टाइम पे नहीं आता है, डेडिकेटेड नहीं है और सेल्फ सेल्फ गेम खेलता है, सेल्फिश है, अपना गेम ज्यादा खेलता है, टीम गेम नहीं खेलता इन द मैच। नो नो डाउट आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग, मतलब उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। ही हैविंग अ थ्रू शॉट, जंप शॉट हाई अच्छा है, हिप थ्रो अच्छा है, साइड शॉट अच्छा है, स्टैंडिंग शॉट अच्छा है, वन ऑन वन सिचुएशन बहुत अच्छा खेलता है, पर इंडिविजुअल प्लेयर है, सेल्फिश गेम खेलता है। आप उसको अपनी टीम में, जब आपका टीम सेलेक्ट कर रहे होंगे तो कितने लोग उस प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे आप में से? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू ऑल। सर क्या मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि ये पर्सनालिटी लेस प्लेयर होगा। मैं नहीं करूंगा सर। पर वो तो आपकी टीम को जिता देगा। करूंगा सर, मैं भी नहीं करूंगा सर। उसकी सिलेक्शन जरूर करेंगे, बट कहीं पे अगर वो लगे कि वो मैच में खराब कर रहा है तो उसको उधर से फिर हम सब्स्टिट्यूशन में बिठा सकते हैं, सर क्योंकि सबसे पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, उसको लेना पड़ेगा। सर सबसे पहले उसकी सर टीम कोऑर्डिनेशन पे वर्क करना पड़ेगा। उसको उसको सर इस तरह आपने से सब स्पेसिफिक। कर लिया। हाँ वशिष्ठ। हाँ जी मैच में कई मोमेंट्स होती हैं सर, भी इंडिविजुअल प्लेयर की जरूरत पड़ती है कई बार। मैन टू मैन मैच में मान लो जरूरत पड़ गई तो हमें कहीं ना कहीं उसको खिलाना पड़ेगा। अच्छा, और पर वो पंक्चुअल नहीं है, टाइम पर नहीं आता। तो सर उसको ये ड्रॉबैक है उसका एक। कर देंगे। सर हम एक छोटा सा देहाती वो ये देंगे, एग्जांपल देंगे, जैसे एक सड़ा आलू सबको सड़ा देता है, तो ये वर्क करेगा वैसे। इसके लिए, इसके कारण हम अपनी पूरी टीम को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना सर। So discipline is important in game ना सर। So ओके चलिए। अच्छा अभी आपको आंसर बहुत अच्छा आप सर सब लोगों ने एज बोला। एज पर मी या सर उसकी सिलेक्शन ना करना, उसको सर गेम में ना रखना, उसकी बजाय सर उसको गेम में रख के उसकी जो सर खामियां हैं उस पर वर्क करना सर ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अच्छा, आपने हाँ जी। आपने कंटिन्यू टू सेशन रख लिया, 2 सेशन रखा, 2 साल एक मैच में रखा। चलिए और सर, फिर आपकी भी आवाज expression बड़ी change। बहुत स्लो हो रही है सर, धीरे धीरे हाँ बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, स्लो आ रही है, जी जी। अभी आ रही है? ठीक है। हाँ अभी बाकी बाकी ऑन हो गए इसलिए ऐसा है। अच्छा बाकी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लीजिए आप लोग। अच्छा तो ठीक है, सभी का मेरे को व्यू मिल गया। अच्छा मैं अब आपको एक एक थोड़ा सा स्टोरी यहाँ पर बता देते हैं कि आप लोग मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा एक एग्जांपल इसलिए लेके आ रहा हूँ कि ये सब लोग इस स्टोरी को जानते हैं। तो जब बात होती है सचिन तेंदुलकर की और विनोद काम्बली की, विनोद काम्बली इज मच बेटर देन द सचिन तेंदुलकर, ये सबको मालूम था, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। तो यहाँ पर एक एस्पेक्ट आता है कि कौन ज्यादा डेडिकेटेड था, कौन डिसिप्लिन था, कौन कमिटेड था, कौन पंक्चुअल था, कौन सबसे सेल्फ डिसिप्लिन था, रेस्पेक्ट टू प्लेयर्स था, रेस्पेक्ट टू देयर टीचर्स था, रेस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स था, and respect to their teammates also. And this tells the whole story in nutshell. आप किसी भी प्लेयर्स को अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादातर चीजें यही आपको मिलेंगी, and then that's why they become a successful person in their life, a successful sports person in their life. ये इसका एक बेसिक मैं उदाहरण देना चाह रहा था। आप बिगिन कर सकते हैं, यू बिगिन विद द रॉजर फेडरर, जोकोविच, इनकी आप लाइफस्टाइल देखिए, उनके आपके पंक्चुअलिटी देखिए, कमिटमेंट्स देखिए, और सबसे बड़ी बात होती है रेस्पेक्ट जो देते हैं अपने प्लेयर्स को, अपने टीचर्स को, अपने कोचेस को। ये उनको डिफरेंशिएट कर देता है अलग चीजों से, एंड दिस प्लेज अ वाइटल रोल। अनटिल एंड अनलेस, मैं आपको बता रहा हूं, आपका काम नहीं करेगा अगर ये एस्पेक्ट, अगर
नहीं डेवलप है तो आप कुछ भी कर लीजिए, यू गिव द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग, आप जितनी अच्छी टेक्निक टीचिंग सब करा लीजिए, अनटिल एंड अनलेस ये नहीं आएगा, ये कभी भी एक सर्टेन लेवल पे ठीक है, सर्टेन लेवल पर काम करेगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर सकता है, क्लब लेवल पे कर सकता है, मे बी 2-3 मैच 4 मैच लीग मैच में काम कर जाएगा, क्वार्टर फाइनल टफ मैचेस चालू होंगे, वहां प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा, वो कितना भी अच्छा हो, ये आपको मानना पड़ेगा। जोकोविच का भी देखिए कंटिन्यू 3rd ग्रैंड स्लैम जीत लिया है उसने इन टेनिस, ड्यू टू हिज डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट एंड पंक्चुअलिटी। अभी उसको बीच में कोविड भी हुआ था, देन आफ्टरवर्ड ही कम्स आउट। तो ये बेसिकली एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू हाउ टू डेवलप दोज पर्सनैलिटी फैक्टर्स दैट enhances the performance, so what are those personality factors? And this is the duty of the teacher when the child comes to beginning his coaching and teaching journey. So this is the duty of the teacher. So that's why I'm just covering this part, because this is the most important thing. The level of play, you might, it's written in only in 3 words, level of play, but it has a very meaningful thing. It is a this term is very meaningful. The level of play tells a lot of story. बहुत सारी चीजें बता रहा है, बहुत सारी चीजें बोल रहा है, ये इसमें यही चीज हमें देखना है, और ये बहुत सारे अच्छे कई सारे लोगों ने बोला, तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो, हमें उस पर भी काम करना है, हाउ वी कैन इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर ये चीज नहीं आएगी, इम्बाइब नहीं होगी, तो उसका जो एक लेवल है वो सर्टेन लेवल तक रहेगा, वो उसका जो लेवल है वो बढ़ेगा नहीं। नो डाउट वो गॉड गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, दैट इज टैलेंटेड, गॉड गिफ्टेड, पर वो एक सर्टेन लेवल तक जाएगा, उसके बाद उसका डिटोरिएशन फेज चालू होगा, एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर। सो दिस इज द थिंग, व्हेन जब भी वो आपके पास बच्चे आ रहे हैं, स्टार्ट विद द लेवल ऑफ द प्ले, देन learning by doing is basically a instructional methodology. It is an instructional methodology. So how we give this instructional methodology, we just cover in the next slide. And what is the concept for this? True experience. I already just told you many times, the true experience. That is learning by doing is a, basically we start with this term experience. Okay. And it begin before that, we have to work on the interest part of the student also. What is interest? अब यहाँ पर experience की तो बात हो रही है, अब होता क्या है, sometimes what happens, आपके बच्चा आता है, आपने उसको experience तो दे दिया, आप उसको learning कराना चालू कर रहे हैं by using this instructional methodology, वो ठीक है, very good, अच्छा है, पर अब प्रॉब्लम होती है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, तब क्या करेंगे। यहाँ इससे पहले जो एक चीज चालू होती है, वी वर्क ऑन द इंटरेस्ट पार्ट ऑल्सो, तभी वी हैव टू स्टार्ट गिविंग द ट्रेनिंग। जब तक आप उसको इंटरेस्ट नहीं कर रहे, इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रहे, तब तक आप ट्रेनिंग पर सोचना नहीं चाहिए। अब उससे क्या होता है, उसका इंटरेस्ट चला जाता है बच्चे का, स्टूडेंट का, उस कंडीशंस में ये प्रॉब्लम आना चालू होती है। तो आज हम जब ये कर रहे होंगे, अभी लर्निंग बाय डूइंग मेथोडोलॉजी पे करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे हाउ टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑल्सो। सो आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल, लाइक इफ यू आर राइडिंग अ हॉर्स, ओके, इफ यू आर राइडिंग अ हॉर्स मूव अकॉर्डिंग टू यू, इफ यू वांट हॉर्स रन, देन हॉर्स स्टार्ट रनिंग, बट if you want to ask just horse just want to drink a water, you drag the horse to pond or lake or somewhere like water body, but until and unless horse want to drink a water, then horse start drinking the water with your command, with your will. Horse never start drinking the water. This is the whole story.
तो सीधी सी बात यही होती है कि आप घोड़े को चला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, आप किसी लेक के सामने या पानी के तालाब के सामने ले जा सकते हैं, पर वो पानी तभी पिएगा जब उसकी क्या होगी, इच्छा होगी, जब उसका इंटरेस्ट होगा, उसका इच्छा होगी, जब उसकी विल होगी, जब वो चाहेगा, तभी हम ये चीज कर सकते हैं। तो सेम स्टोरी यहाँ पर होती है, बच्चों के साथ भी होती है। तो आप बच्चे को आप खिलाना तो चाहते हैं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विद द फर्स्ट थिंग दैट इज द इंटरेस्ट। क्या वो तैयार है? इसे बोलते हैं वी कॉल अ लॉ ऑफ रेडीनेस। यहाँ पर बोला जाता है, इसको जो टर्म का नाम होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या वो तैयार है, वो रेडी है उसमें जो आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं, जो एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं? तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट थी। फिर क्या होता है नेक्स्ट, आफ्टर लेवल ऑफ प्ले, थ्रू एक्सपीरियंस एंड देन एक्टिव पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। if you want to find the depth of the lake or the swimming pool, can you judge the depth of the swimming pool by just merely seeing outside the swimming pool? आप क्या किसी स्विमिंग पूल या लेक की जो गहराई है वो आप उसकी देख सकते हैं बाहर खड़े होके? आपको उस पूल के अंदर या उसके लेक के अंदर जाना पड़ेगा टू चेक द डेप्थ, उसकी गहराई जांचने के लिए। तो फॉर दैट अगेन द एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। अब ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो बना के भेज दिया और उस वीडियो से चालू हो गई ट्रेनिंग कि इस तरीके से करो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ट्रेनिंग इज नॉट लाइक दैट ओनली। देन आफ्टरवर्ड्स इट कंबाइंस एक्टिव लर्निंग कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक्टिव लर्निंग कॉन्सेप्ट की बात होती है। तो एक्टिव लर्निंग कॉन्सेप्ट जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें एंगेजमेंट क्या होता है? अब देखिए एक्टिव लर्निंग बोलते तो एक्टिव रहिए, पर देखिए एक्टिविटी स्टार्ट विद दिस आवर सेंसेस। अच्छा, हमारे आपको याद होगा, आप किसी पर्टिकुलर फ्लावर की शॉप के पास से निकलते होंगे तो आपको वो शॉप याद हो गई होगी, आपने अभी सोच के देखिए। या कुछ आप ऐसी चीज देखते हैं जहां पर आपको लगता है कि आपने यहाँ वो काम किया है या आपको अच्छा टेस्ट मिला है, तो आपको वो शॉप याद होगी कि उसकी शॉप बहुत अच्छी, वहां पर जो खाना है बहुत अच्छा है। क्यों? बिकॉज द सेंसेस वर्क ओवर देयर, सेंसेस काम कर रहे होते हैं। तो एक्टिव लर्निंग में भी वी हैव टू यूज द सेंसेस आल्सो। दीस सेंसेस, विजुअल सेंस और ओरल सेंस। ओरल बेसिकली सुनने वाला, रीड एंड राइट यानी देख के जो हम लोग सी करते हैं, एंड काइनेस्थेटिक सेंस आल्सो। अभी काइनेस्थेटिक सेंस क्या होता है? व्हाट इज काइनेस्थेटिक सेंस? ये चलिए 5 सेंसेस तो हो गए, काइनेस्थेटिक सेंस क्या होता है, कोई बताएगा? अच्छा ठीक है, तो अच्छा आपसे पूछते हैं कि आप जब गोविंद शिंदे जी, हाँ ओके थैंक यू। तो काइनेस्टिक सेंस आपने अच्छा कभी ये देखा है कि आप कभी बिल्डिंग से नीचे आ रहे हैं और सडनली लाइट चली गई, तो स्टेप्स आपको देखने की जरूरत पड़ती है? नहीं। अच्छा, आप ट्रेन में जाते हैं, आप बर्थ में कभी कभी साइड में आ जाते हैं, आपको कैसे पता चल जाता है कि आप साइड में आ गए? आप वापस चले जाते हैं कि गिर जाते हैं? गिरते तो नहीं है ना? sensory perception of the movement. करेक्ट। हाँ, कौन है, किसने सही बोला? ये कौन? सर अखिल विशेष। वेरी गुड। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा सेंसरी परसेप्शन काम कर रहा होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये प्लेयर्स का बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है थ्रू ट्रेनिंग। तो ये हमें फोकस करना चाहिए, दिस इज वी कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। So how we have to use the senses, and perception of the senses is called basically a kinesthetic sense. जब वो परसीव करने लगते बिना मतलब जरूरत ही नहीं है। आप देखिए ना, कभी कभी आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आपके इस तरफ क्या हो रहा है,
राइट साइड में जो बेसिकली प्ले मेकर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से पूरा ओरिएंटेशन होता है, उनको पूरा दिख रहा होता है गोल क्या है, प्लेयर्स क्या मूव कर रहे हैं, अटैकर कब, हमारा जो टीममेट है वो कब भाग रहा है, व्हेन टू गिव द पास, वेयर टू गिव द पास। अच्छा, डिफेंडर क्या बीच में इंटरसेप्ट कर सकता है, वो उसको भी असेस करने लगते हैं। तो हियर ऑल दिस स्टार्ट वर्किंग। अच्छा, गोलकीपर को कैसे पता चलता है कि गोलकीपर की वो पहले राइट कॉर्नर में जाएगा या लेफ्ट कॉर्नर की तरफ शूट करेगा। तो हियर द ऑल स्टोरी स्टार्ट बाय यूजिंग दिस परसेप्शन ऑफ द सेंसेस। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं एंड स्टार्ट्स ओनली व्हेन वी आर गिविंग एक्टिव लर्निंग टीचिंग टू आवर स्टूडेंट। सो अब इसमें होता क्या है, whenever we start this process, because this is a process। देखिए प्रोसेस क्या होता है, इट्स जैसे प्रोसेस इन, अगर हम बात करें इन हिंदी में तो लाइक इट्स प्रक्रिया, ये प्रक्रिया होती है। तो इसका एक प्रोसेस होता है। whenever you start your bike, आप बाइक स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द इंजन स्टार्ट करते हैं, then afterwards you just take the to neutral or something like that, then you use the clutch and then begin with the first gear, or you or somebody start with the fourth gear से करेंगे तो क्या होगा, इंजन ब्रेक्स डाउन। तो दिस इज एक्चुअली द होल स्टोरी स्टार्ट विद द प्रोसेस। तो हमारा वहां प्रोसेस है, तो दिस इज लर्निंग बाय डूइंग इज आल्सो अ प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस से हमें चलना चाहिए। तो व्हाट इज द प्रोसेस, इंप्रूव एंड डेवलप द सेवरल स्किल्स एंड एबिलिटीज एट वंस। तो जो सारी स्किल्स हैं हमें वो सब पर काम करना चाहिए, यानी उसके स्किल पर भी काम करना चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल अ टेक्निक। इंप्रूवमेंट करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, एंड एबिलिटीज ऑल्सो, यानी उसकी एबिलिटीज को भी हमें इंप्रूव करना चाहिए। एंड व्हाट आर दोज एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज, साइकोलॉजिकल एबिलिटीज, सोशियोलॉजिकल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटी, इमोशनल एबिलिटी, सबका ऊपर काम करना पड़ता है। अगर आपने साइकोलॉजिकल एबिलिटीज पे भी काम नहीं किया तो भी वो गलत है। तो फिजिकल एबिलिटीज पे भी उसके उतने ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब होता क्या है, मैक्सिमम फोकस ऑन द ट्रेनिंग साइड आप करते रहते हैं, शूटिंग कराते रहते हैं। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स का आप देखिएगा, दे हैविंग अ शोल्डर इंजरी हो जाएगी। बिकॉज क्यों, क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटीज पे काम नहीं किया गया। या आपको नी इंजर्ड मिलेंगे, नी में इंजरी हो जाएगी। क्यों मिलेगी, जंप करने से कभी भी इंजरी नहीं होती, हैंडबॉल खेलने से कभी भी इंजरी नहीं होती। उसका पीछे है लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन द मसल में स्ट्रेंथ नहीं होती, दे आर नॉट एबल टू बियर द लोड एंड व्हाट हैपन, इंजरी अकर्स। तो इस पर भी काम करना इंपॉर्टेंट है। देन फर्स्ट स्टेप टू इंश्योर द क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप विद फिजिकल एक्टिविटी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी आपका जो रिलेशन होना चाहिए बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इज वेरी मच। आप इन्वॉल्व नहीं होंगे until and unless you never find the result. So this is the main thing, जिस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। Okay. Now, how this learning methodology works? So first of all, the number one is the natural curiosity and fearlessness. आपके पास जब बच्चा आता है तो उसको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे खेलते हैं, कैसे क्या करते हैं, बहुत एंथुजियास्टिक होता है, ईगरनेस होती है उसके अंदर। वो कैसे हमें लर्न करना है, कैसे भी करके हमें अपने सीनियर हैं या हमारे जो भैया हैं उनके जैसे खेलना है, या हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके जैसे बढ़ना है। तो उनके अंदर उस समय डर नहीं होता। आप देखिएगा कभी वो डरते नहीं, बच्चे नहीं, गिरने से नहीं डरते, दौड़ने से, किसी भी ग्राउंड सरफेस दे दीजिए, गड्ढे वाला ग्राउंड भी होगा, ऊपर नीचे होगा, वहां भी खेलेंगे। उनको मतलब नहीं, क्यों, उनके अंदर उस समय फियरलेसनेस होती है और क्यूरियोसिटी होती है। तो उसको हमें कैसे करना है, उनको राइट डिजायर टू लर्न, उसको सही रास्ते पे लेके जाना है, डिस्कवर एंड फिगर द थिंग्स आउट, ये इंपॉर्टेंट होता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज एक्सप्लोर थ्रू प्ले। अभी मैच स्टार्ट कर देने चाहिए, गेम स्टार्ट कराना चाहिए, एक्टिविटी कैसे खेलनी है, कैसे करना है, उनको इजियर टेक्निक पहले सिखानी चाहिए। देन वी मूव टू कॉम्प्लेक्स।
So first of all, we have to begin with the simple to complex technique. Simple to complex theory पे काम करना चाहिए. ये आप लिख सकते हैं. Always begin with the simple to complex. कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्स पहले सिखा रहे हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, जो कठिन होती हैं उनको पहले सिखा रहे हैं, और जो सिंपल हैं, जो आसान हैं, उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं. मैं आपको बताऊं, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच इज सिंपल थिंग. ये आप लिख के रख लीजिए. सबसे कठिन है सिंपल थिंग सिखाना. आप किसी को मूवमेंट बताने लगेंगे, टैक्टिकल पार्ट बताने लगेंगे, बहुत इजी होता है, पर किसी को टेक्निकल एस्पेक्ट इंप्रूव करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है. और उससे भी डिफिकल्ट होता है टू रिमेन सिंपल. आप कितने सिंपल हैं वो और सबसे बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है. आप सब कुछ बोल सकते हैं, पर सबसे आसान होना सबसे कठिन कार्य है. आसान होना मतलब बहुत आसानी से सिंपल रहना, सहज रहना, जिसे बोलते हैं सहज भाव, नॉर्मल रहना, बिना किसी. तो बेसिकली ये चीजें हमें काम करनी होती है. तो फर्स्ट बिगिन विद द सिंपल थिंग. तो सिंपल थिंग्स पे काम करके देन वी मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स थिंग. और यही जब आपका ये सिंप्लिसिटी होगी, दैट क्रिएट्स अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग. देन वी मूव टुवर्ड्स द रिमेंबर बाय फन. जब आप किसी चीज को, सबसे ज्यादा क्या होता है, आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज याद रहती है जिसमें आपने बहुत इंजॉयमेंट किया होता है, आप जिसमें बहुत मजा करते हैं, वो चीज हमेशा याद रहती है. आपने जब पार्टी करी होगी आपको याद होगा. आपने बहुत बढ़िया पिकनिक करी होगी आपको याद होगा. आपने ग्रुप में कहीं आप मैच खेलने गए होंगे, एक जर्नी करी होगी बस में या ट्रेन में, वो आपको आज भी याद होगा. भले ही आपको उसमें बहुत सारी दिक्कतें फेस की हो, खाना नहीं मिला होगा, मे भी हो सकता हो कभी कभी ब्लैंकेट नहीं मिलते, कंबल नहीं मिलते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती, तो वो समय आपको याद होगा. पर अल्टीमेटली वो सारा क्या हो जाता है, जब आप मैच जीत जाते हैं तो वो सारी चीजें सब चली जाती हैं. तो गेन ओन एक्सपीरियंस, वहां पर अब एक्सपीरियंस चालू होता है. क्रिएट मेमोरीज, डेवलप ट्रस्ट ऑफ देयर ओन प्लेफुल इंस्टिंक्ट. वो आपस में जो चीजें आपको याद होंगी आज भी. आपने 20 साल पहले अगर कोई विजिट किया होगा, जर्नी की होगी कहीं पर, तो आपको वो भी याद होगी कि आपने कैसे किया था, किस तरीके से किया था, क्या क्या आपको परेशानियां आई थी. पर दैट क्रिएट्स द एक्सपीरियंस. और वहां से क्या हुआ, अगेन द लर्निंग स्टार्ट. वहां से लर्निंग मिलती है. डाइवर्सिटीज ऑफ द एक्टिविटीज. अब होता क्या है, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू गिव द मोनोटोनस ट्रेनिंग. मोनोटोनस ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है, बेसिकली गिविंग द सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग. ओके, go for jump shoot height training repetition, now 10 times 20 times 50. okay, now चलो गेम खेल लेते हैं, हो गया. ओके ओके, आज का ट्रेनिंग हो गया. ओके ओके, फिर कल मिलते हैं. तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली मोनोटोनस. अगेन tomorrow when the students came to you, then they asked sir what to do sir. Okay, start doing the jump shoot high, jump shoot long, go shoot. Okay, now start 30 minutes 40 minutes game. So what is the new thing you are giving to the student? That is the most important thing. Always use the diversity on the activity. Means use different type of activities, use different types of training, use different means of training, use different types of methods of training, not the monotonous type of activities every time. Just try to recreate your drills, just try to create your drills. Okay, ultimately you want to teach the jump shoot height, no problem, very good. Me also just try to go for the jump shoot height, no issue. But every time just change your training aspect, just change your drill little bit. Sometimes use cone, sometimes use hurdle, sometimes use bench, sometimes use mattresses, sometimes you can use dummy defender, sometimes you use goal post. So this is the example. Just I am using different training equipment, but the ultimate aim is I am just teaching and coaching them the jump shoot height. I am just giving the training of the jump shoot height. बस करा क्या उसमें, जरा सा चेंज कर दिया ट्रेनिंग इक्विपमेंट का. फॉर्मेशन चेंज कर दीजिए, यू कैन चेंज द फॉर्मेशन एंड द एक्टिविटी चेंजेस. So this is the thing, like mastery. अब ये सब हो गया, अब अल्टीमेटली एम क्या होता है,
So basically in technique or in the game, what happens? We have to start with the rough coordination. जब भी start करते हैं, we have to start with the rough coordination and then we move towards the fine coordination. Second stage of the technique training is basically a fine coordination, and then we move towards the third phase is that is we call a mastery phase. अब mastery phase पे हमें जाना होता है. So what it means of mastery phase? The automatization of the movement is basically called the skill. अब ऑटोमेटाइजेशन हो जाता है, बच्चे सीख जाते हैं, उसको परफॉर्म करने लगते हैं अच्छे से, तो मास्टरी फेज हो जाता है. पर अब एक बात याद रखिएगा कि मास्टरी फेज तभी तक रहता है, मैं थोड़ा सा और भी आपके सीनियर कुछ बातें भी कवर करता चलता हूँ उसमें, वो तभी तक रहता है until and unless the player practices for those techniques and tactics. When he or she left that technique or tactics training, what happened? The mastery phase gone, चला जाएगा, it goes, चला जाएगा. Then अब बचेगा क्या? तो बचेगा आपके पास फाइन कोऑर्डिनेशन. फाइन तो रहेगा ही, until and unless 60, 70, 80 years भी रहेंगे तो भी आपका ये फाइन कोऑर्डिनेशन तो जाने वाला नहीं है, ये तो पक्का हो जाता है फाइन, क्योंकि जब आपने प्रैक्टिस करी है तो फाइन कोऑर्डिनेशन कभी नहीं जाने वाला. हाँ, मास्टरी फेज क्या होता है, वो तभी तक रहता है जब तक आप वो कंटिन्यूअस वो ट्रेनिंग में रहते हैं. तो ये जरूरी है कि हमारा जो अल्टीमेटली ये है. अब बच्चे ने मास्टरी फेज गेन कर लिया, देखिए सब कुछ हो गया. कहाँ से स्टार्ट किया था? नेचुरल क्यूरियोसिटी से चालू किया था जब वो पहली बार बॉल पकड़ रहा था. अभी मास्टरी फेज में आ चुका है, तो हमने क्या किया? 1 स्टेज, 2nd, 3rd, 4th, 5th फेज में मास्टरी. और 6th फेज में क्या होता है? रेडी फॉर द न्यू चैलेंज. ओके, नाउ आई एम रेडी टू प्ले द मैच. ओके, नाउ आई एम रेडी टू जस्ट गो फॉर द ट्रायल्स. नाउ द प्लेयर इज रेडी फॉर द पार्टिसिपेट एट सीनियर नेशनल लेवल. Now the player is ready for the India level. So like this, now the player is ready for the new challenges. अब यहाँ से वो चालू हो जाता है. तो क्या आप में से कोई मुझे बताएगा, आई एम जस्ट आस्किंग यू, क्या सभी को इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहिए? तो इस तरह से तो हमारे सभी को इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएंगे क्या? इस तरीके से चलेंगे एवरीबडी? जैसे आपके पास मान लीजिए अभी 40 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे किसी के पास, तो क्या सभी इंटरनेशनल प्लेयर हो जाएंगे उसमें से, 50 में से? तो हमारा अल्टीमेटली एम क्या होना चाहिए? सिर्फ इंटरनेशनल? देखिए, मैं इस बात पे इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हम हमेशा डोंट, अभी कुछ बच्चे अगर इंटरनेशनल जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे या बच्चों को नहीं कराएंगे. आप अगर इक्वली उतना ही वेटेज दे रहे हैं, आप उनको और भी चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहे हैं. तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया यहाँ पर एक इंटरनेशनल का, बट यू आर ऑल्सो गिव द ट्रेनिंग ऑफ द रियल एनवायरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, हाउ टू डील इन दिस वर्ल्ड. ये भी एक स्पोर्ट्समैन को आप तैयार करते हैं, ये सिखाते हैं. तो जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ उनको इंटरनेशनल के लिए करना है, एक अच्छा सिटीजन भी आप तैयार कर रहे हैं. यू आर प्रिपेयरिंग वन ऑफ द ग्रेट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. ये भी आपका उतना ही इक्वली वेटेज है. आपने एक अच्छा नागरिक बना दिया तो ये भी उतनी बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगा. अगर वो किसी गलत रास्ते पे नहीं जाता है तो ये आपकी एक बहुत अच्छी चीज है. वो कहीं ऐसी जगह बैठता है, मैं अभी इधर नहीं कह रहा, या दूसरी प्रैक्टिसेस करता है, बेटर है अगर वो ग्राउंड में आके वो अपना टाइम यूज करता है. तो आपने वो भी एक काम किया. नाउ ही इज रेडी टू लिव हिज लाइफ. वो अच्छे से जो हमारे जो नॉर्म्स हैं, जो हमारे सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, उसमें अच्छे से रह रहा है, इंजॉय कर रहा है. तो भी ये एक बहुत बड़ा काम होता है. नाउ दिस इज अ न्यू चैलेंज. तो ये कैसे? वो उसके पोटेंशियल आपने इम्प्रूव किए. वो अपनी जगह जहाँ जाता है वहाँ बहुत अच्छे से काम करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे से जॉब करता है, अपनी फैमिलीज को देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है. दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज. एंड हाउ दीज थिंग्स आर हैपन? These things happen only with this. And sports just teaches us very much. And handball just teaches us very much. तो ये सारी चीजें इसमें improve होती हैं. Now,
सो व्हाट इज द इफेक्टिव टीचिंग शुड, तो हमारी इफेक्टिव टीचिंग कैसी होनी चाहिए फर्स्ट। अब क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये मेथोलॉजी यूज करते हैं, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, तो व्हेन ये तो हमें किस पर काम करना है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ये हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस लर्निंग बाय डूइंग मेथोलॉजी वर्क ऑटोमेटिक काम करेगी। मेक अ हैंडबॉल एंजॉयबल एंड फन टू लर्न, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज है, एंजॉय करना चाहिए, फन करना। एनहांस कॉम्पिटेंस बाय टीम्स एंड इंडिविजुअल, अब उसमें बच्चों में क्या है, धीरे धीरे कॉम्पिटेंस लेवल लाना चाहिए, तभी वो उसमें एंजॉय करते हैं। टीच अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स स्ट्रेटजीज एंड ऑफ हैंडबॉल, हमें धीरे धीरे बच्चों को ये सारी चीजें सिखानी चाहिए जिससे कि वो रूल्स क्या होते हैं, कैसे खेले जाते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, ये भी हमें उनको सिखाना चाहिए। प्रोवाइड चैलेंजेस टेलर टू चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट लेवल एंड प्लेइंग स्किल, अब आपने डिफरेंट ट्रेनिंग बताई, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप जंप शूट हाई सिंपल आप करने के लिए बोलिए बच्चों को, आपने सेम जंप शूट हाई अगर इफ दे आर परफॉर्मिंग इन यूजिंग द ओवर द हर्डल्स आपने दे दिया, हर्डल्स के ऊपर से जंप करना है, क्या हुआ, आपने क्या किया, यू टेलर्ड मीन्स क्या होता है, आपने बना दिया, यू टेलर्ड, आपने क्या बनाया, चैलेंज बना दिया, प्रोवाइड चैलेंज, यानी आपने उसको क्या किया, चैलेंज क्रिएट कर दिया, तो दे एंजॉय। तो ये चीजें हमें इस पे काम करना चाहिए। देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीवमेंट फॉर ईच, अच्छा हर बच्चे को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सबको, आप उनको इंटरनल मैचेस कराइए, इंटर क्लब मैचेस करा सकते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस करा सकते हैं। मे भी होता क्या है, बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की तरफ फोकस ज्यादा रहता है, तो उसके अलावा भी हम अगर दूसरे टूर्नामेंट्स कर सकते हैं। इंटर स्कूल, कुछ बच्चे आपके इंटर स्कूल खेलने चाहिए, कुछ बच्चे सीबीएसई में जाने चाहिए, कुछ स्टेट लेवल स्कूल्स में खेल सकते हैं, कुछ बच्चे इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल सकते हैं, तो उसमें आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। ये नहीं कि एक ही या दो या तीन आपके फेवरेट बच्चे हो गए वो ही सारे में, तो उसमें होता क्या है, यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ योर स्टूडेंट्स, आपके पास ज्यादा बच्चे आएंगे, तो कुछ स्कूल्स आप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ क्लब्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स में कर रहे हैं, कोई ओपन टूर्नामेंट में जा रहे हैं, जिसमें तो कुछ आपने इनविटेशनल टूर्नामेंट है वो आपने वन डे आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, यू कैन ऑर्गेनाइज फेस्टिवल ऑल्सो, वन डे फेस्टिवल टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, यू जस्ट गिव सम मोमेंटो ट्रॉफी समथिंग लाइक दैट, सो दिस मोटिवेट्स द, तो वहां पर होगा क्या, तो वो इंजॉय करेंगे, उनको एक अचीवमेंट फील अच्छा लगेगा, तो दे जस्ट गेट मोटिवेटेड। ट्रिगर टैक्टिकल एंड टेक्निकल रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी, अच्छा अब क्या प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी हायर लेवल पर मैच चालू हो जाते हैं, हायर लेवल की बात कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत अच्छा करते हैं जिनके पास टैक्टिकल और टेक्निकल रीजनिंग अच्छी होती है। अब इसका मतलब रीजनिंग का मतलब क्या हो गया, ये वाला रीजनिंग नहीं कि आपको वहां पर एरो और ट्राइंगल में और बॉक्सेस में जाके टिक मारना है, ये रीजनिंग की बात नहीं हो रही, मतलब आपके अंदर कितनी रीजनिंग एबिलिटी और क्रिएटिविटी है, आप कैसे कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स मीन होता है कि आप बाहर जाके कितना सोच सकते हैं, तो ये चीज होती है, और ये डिपेंड करती है कि आपने कितना अर्ली उनको ये ट्रेनिंग देना चालू कर दिया है। अब इसीलिए प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हायर लेवल पर जाते हैं, तो जब टफ मैचेस या टफ सिचुएशंस आती हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, ये वाली हमारी टेक्निकल रीजनिंग खत्म हो जाती है और क्रिएटिविटी तो बिल्कुल चली जाती है, सरेंडर होने लगते हैं। तो इस पर कब काम करना है, टेक्निकल रीजनिंग पर बहुत अच्छे से काम करना है कि कब यूज करना है, कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में परफॉर्म करना है। तो दिस इज अगेन द ड्यूटी ऑफ द टीचर और द कोच कि वो उसका टैक्टिकल और टेक्निकल रीजनिंग को इम्प्रूव करें एज वेल एज द क्रिएटिविटी। तो हाउ, अभी क्वेश्चन रेज होता है कैसे कर सकते हैं, बाय इम्प्लीमेंटिंग द डिफरेंट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड, यूज समटाइम्स कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ आप कराइए, कुछ ड्रिल्स कराइए, डिफिकल्ट ड्रिल्स कराइए, अंडर डिफरेंट सिचुएशंस कराइए,
तो ये सारी चीजें आती हैं। ओके, नाउ द डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड बेसिक मोटर स्किल्स। अब ये होता है, तो कोऑर्डिनेशन और मोटर स्पोर्ट्स स्किल्स बहुत काम करती हैं, बहुत ज्यादा काम करती हैं। जिसका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बहुत अच्छा है, दे कैन परफॉर्म वेरी वेल इन एनी कंडीशन। नहीं तो होता क्या है, जिनका कोऑर्डिनेशन पुअर होता है, आपने देखा होगा लास्ट मिनट या लास्ट 5 मिनट या लास्ट जब प्रेशर सिचुएशन आती है, तो आपके साथ भी हुआ होगा, आपके कुछ प्लेयर्स या कभी ना कभी जब फास्ट ब्रेक के लिए रन गोलकीपर ने बॉल फेंका हो या आपने बहुत तेज बॉल फेंका होगा, बहुत तेज फोर्सफुली बॉल, तो उसने पक्का कैच छोड़ दिया होगा या कैच उससे फंबल कर गया होगा। अब उससे हुआ क्या, आप वो मैच या तो लूज कर जाते हैं क्योंकि ड्यू टू द प्रेशर, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उसने खो दिया, आपकी पूरी टीम प्रेशर में आ जाती है। तो बेसिक प्रॉब्लम कहाँ होती है वो हम पकड़ने की कोशिश नहीं करते। उसका क्या होता है, प्रॉब्लम ये हो रहा होता है, ये उसका कोऑर्डिनेशन वीक होता है, उसकी बेसिक मोटर एबिलिटीज अच्छी नहीं होती, मोटर स्किल्स ठीक नहीं है। इस कारण वो परफॉर्म, जब प्रेशर सिचुएशन आती है ऐसे वो करता रहेगा, पर जैसी प्रेशर सिचुएशन आएगी लास्ट 1 मिनट लास्ट 2 मिनट में पक्का वो बॉल फंबल कर देगा, या तो कैच करेगा और बॉल साइड लाइन के बाहर गिरा देगा। होता है, हुआ कि नहीं होता है। तो बेसिक इसका ये प्रॉब्लम होता है। ये प्रेशर सिचुएशन में क्या है, ट्रिगर इंडिविजुअल सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, सेल्फ एस्टीम इंप्रूव करना है, उसको डिफरेंट सिचुएशंस को देना जिससे कि जज इंप्रूव। एनकरेज टीम वर्क, गुड स्पोर्ट्समैनशिप, रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन। देखिए मैंने हम बिगिन किया था जो टॉपिक, मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो टीम वर्क नहीं करेंगे कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। दैट वी कॉल अ टीम कोहेजन। गुड स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, कभी भी नहीं होगा, कभी इंप्रूव नहीं होगा। अच्छा प्लेयर वो है जो अपने प्लेयर को, जो टीममेट को बेटर जो सिचुएशन में है उसको पास देता है। दैट इज मच बेटर प्लेयर देन द स्कोरिंग, द प्लेयर हु स्कोरिंग द गोल। जो पास कर रहा है वो ज्यादा बेटर है। ड्यू टू देयर पास, ड्यू टू हिज पास, हिज टीममेट इज एबल टू स्कोर द गोल। पर अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ज्यादातर लोग उसको ज्यादा चेरिश करते हैं, इंजॉय करते हैं, क्लैप करते हैं, पैसे भी मिलते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्लेयर गोल स्कोर कर रहा होता है। अब होता क्या है उसमें, सब हर कोई पता, एक आदमी को जरूर भूल जाता है इन हैंडबॉल, जिसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो ये रहता है ज्यादातर, गोलकीपर को सब भूल जाते हैं। क्योंकि गोलकीपर ही रहता है जिसको बोला जाता है अनसंग हीरो, क्योंकि सारे काम ये कर रहा होता है, डिफेंड कर रहा होता है, अकेले अकेले झेल रहा होता है, अकेली सिचुएशन में होता है। पर गोलकीपर पर किसी का इतना वो नहीं होता, तब तक नहीं होता जब तक कि वो लास्ट गोल सेव ना कर ले। वन और तब गोलकीपर की अचानक से याद आ जाती है, पर उससे पहले उसने जो 20-25 गोल स्कोर किए हैं तब तक नहीं। तो एवरी प्लेयर इज इक्वल। आपकी जीत में भी सबकी जिम्मेदारी बनती है, हार में भी सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं होगा कि तूने हराया है या मैंने हराया है, जो बाद में चालू हो जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। तो टीम वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड स्पोर्ट्समैनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन टू योर अपोनेंट ऑल्सो। अपोनेंट के लिए भी है। अगर आप बोलिए तो मैं अभी एक आपको एक बहुत अच्छी अभी बताता हूँ, अगर किसी के पास टाइम हो देखिएगा, 2009 का एक मैच चल रहा था बिटवीन नडाल एंड फेडरर, बहुत अच्छा मैच था। उसमें हुआ क्या कि उस समय फेडरर का थोड़ा पीक टाइम पर ही था, पर नडाल बिल्कुल यंग था, 22 ईयर्स का था, यंगेस्ट था उस समय। तो वो उसने आके बीट कर दिया इन 5 सेट। तो नडाल ने पूरे उसमें वो जब उसको ट्रॉफी मिल रही थी, तो उस पर्टिकुलर ट्रॉफी के समय उसने फेडरर को सॉरी बोला। तो ये एक बड़ी बात होती है, दिस इज वी कॉल्ड रेस्पेक्ट टू द अपोनेंट। तो ये इसलिए आज नडाल इतने ऊपर लेवल पर है। अगर यहाँ पर कहीं कोई सॉरी बोल दे तो कहेंगे ये तो बहुत वीक है। तो दिस इज द थिंग, पर वो वहां चेंज कर देता है कि वो देखिए, क्योंकि इससे नहीं होता। वो देखिए जो उसका जो एक
पर्सनैलिटी थी, वो उसको आज तक आप देखिए नडाल कहाँ पर है, वो 2009 की बात बता रहे हैं, तो उसका वो सेकंड ग्रैंड स्लैम था और आज उसके पास 20 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। तो दैट क्रिएट्स द चैंपियन। नाउ हेल्प लर्नर्स डेवलप हेल्दी लाइफस्टाइल। आप हेल्दी लाइफस्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर भी देखना है, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, ये सारी चीजें थोड़ा सा इस पर भी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचर का कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। डेवलप एंड स्प्रेड लॉयल एंड कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज वेरी हार्ड टू फाइंड, बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि टू डेवलप द लॉयलिटी एंड द बिहेवियर, कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, यानी अच्छी चीजें सोचना, अच्छे काम करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या काम किया जा सकता है। डिस्ट्रक्टिव तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव करने में बहुत मेहनत लगती है, तो क्या अच्छा किया जा सकता है उस पर काम करना चाहिए। ओके, नाउ टीच एप्रिसिएशन ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ हैंडबॉल इन आवर कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसी पर सबका एम है कि जब तक हम ट्रेडिशन लेके नहीं आएंगे, ये कस्टम डेवलप नहीं कर लेंगे, तब तक ये आप समझिए कि ये अभी जीत नहीं है, ये चलते रहना है और ये काफी लंबे समय तक चलेगा। जब तक ये ट्रेडिशन नहीं बन जाता, ये कस्टम नहीं बन जाता। देखिए इस समय सारे होल वर्ल्ड इज लुकिंग टूवर्ड्स द इंडिया की तरफ देख रहा है। इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वी आर लुकिंग टूवर्ड्स द इंडिया इज अ पावर हाउस। इंडिया को बोलते हैं स्लीपिंग जाइंट। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ आवर फर्टर्निटी, जो हम लोग इससे रिलेट कर रहे हैं हैंडबॉल को, तो दिस इज आवर ड्यूटी। जब हमें मौका मिलता है वी ग्रैब दैट। हो सकता है वी कैन ऑर्गेनाइज वन डे वर्ल्ड चैंपियनशिप, पर उसके पहले वी हैव टू रिक्वायर अ गुड टीम। अभी आपको मालूम होगा, अभी अगर नहीं पता तो अभी 24 टीम्स अलाउड थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, नाउ इट्स टू 32 कर दिया है। IHF ने 32 टीम्स को परमिट कर दिया है इन वर्ल्ड चैंपियनशिप, 32। तो ये एक बड़ा स्टेप उठाया गया सो दैट मैनी टीम्स कैन पार्टिसिपेट। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मेरा क्लब, मेरी डिस्ट्रिक्ट, मेरी टीम, मेरे प्लेयर, तो अनटिल एंड अनलेस ये जब मैं और हम में नहीं बदलेगा, तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता रहेगा। तो वी हैव टू चेंज समवेयर, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और वी हैव टू चेंज समवेयर। हमारे प्लेयर, हमारा क्लब, ये इससे बाहर आके वी हैव टू थिंक फर्स्ट अबाउट दिस हैंडबॉल, तभी ये एक साथ मिलके सब हो सकता है। और मानिए अभी देखिए NBA आ चुका है इंडिया में, मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स लेता है, वर्ल्ड के जितने भी फुटबॉल क्लब हैं वो यहाँ से आकर टैलेंट सर्च करके प्लेयर्स लेके जा रहे हैं। स्पेन के 2 क्लब हमारे यहाँ आ चुके हैं फुटबॉल के, मैं आपको बता रहा हूँ, और हमारे यहाँ से वो सेलेक्ट करके प्लेयर्स को ले जा चुके हैं जूनियर लेवल पर, सब जूनियर पे वो टैलेंट आइडेंटिफाई करके विद देयर ओन कॉस्ट, वो अपने कॉस्ट पे लेके जा रहे हैं। दे आर बेयरिंग देयर स्टडीज, एवरी एक्सपेंसेस ऑफ द स्टडीज, फूडिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन जो एयर फ्लाइट का है, सब कुछ वो दे रहे हैं। तो वो आते हैं, वो टैलेंट सर्च करते हैं, दे आर टेकिंग द प्लेयर्स फ्रॉम हियर ओनली। तो मे बी वन डे फ्रॉम हियर ऑल्सो this system start, but for that we have to unite for that. Now the question and the challenges start with this. बड़ा क्वेश्चन शुरू होता है। अभी क्वेश्चन है, देखिए, पर इसको आपको ही सोचना है जब भी, क्योंकि चैलेंजिंग होता है, टीचिंग इज वेरी चैलेंजिंग टास्क। अब उसमें होता क्या है, फाइंडिंग एडिक्वेट रिस्पॉन्स। अभी 4 फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन भी यही है और आंसर भी आपके पास ही। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाई टू डू।
हमें तो ये जो है ना, क्या, कब, कैसे, क्यों, इस पर हमें अब बेसिकली काम करना है while starting using this learning by methodology. तो ये सारी चीजें हैं. I just gave you the question to you. Now this is your duty to find out the answer of these questions. ये हम लोगों की जिम्मेदारी बन गई कि हम कैसे करेंगे. चैलेंजेस हैं, तभी तो इसे यहाँ पे बोला गया चैलेंजेस हैं, किसी ने मना नहीं किया. कुछ ही लोगों को बॉर्न विद द गोल्डन स्पून बोलते हैं ना, सेइंग है, कहावत, सम पर्सन बॉर्न विद गोल्डन स्पून. तो कुछ लोग पैदा होते हैं सिर्फ सोने की चम्मच के साथ, है ना. तो बाकी को चैलेंजेस फेस बहुत करने पड़ते हैं. तो दे हैव टू फेस, इफ यू आर फेसिंग द चैलेंजेस यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चन ऑफ फाइंड द क्वेश्चन एंड देन द आंसर. अगर आपने क्वेश्चन फाइंड कर लिया then the answer is also start. Now thank you. Question and answer session starts now. Session is open for Q&A.